अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस रिकॉर्डिंग सुन ली होंगी। बेटा मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, कोई क्वेश्चन होता है आप लोग हर एक रिकॉर्डिंग के लास्ट पे जो है वो ज़रूर कर लिया करें अगर कोई क्वेश्चन उसमें होता है। दूसरी बात मैंने आपसे ये करनी है कि इन आपके ये जो लेक्चर्स हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि ये रिकॉर्डिंग्स के अंदर आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। और आपकी फ़िज़िकल लेक्चर्स जब हों तो उसके अंदर जस्ट आपकी प्रेजेंटेशंस हों, वो इसलिए हों क्योंकि मैंने आपके 12 नंबर जो सेशनल के हैं, 12 या 8, जो मेरा ख्याल 8 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के, तो वो 8 नंबर जो है वो मैंने कवर करने हैं। ठीक है, आपको कोई टास्क नहीं मिल रहा, आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिली, आपकी सिर्फ प्रेजेंटेशंस होंगी जो कि फरवरी में फिजिकल क्लासेस में होंगी। मेरी भरपूर कोशिश है कि मैक्सिमम जितने भी लेक्चर्स मेरे बनते हैं बन जाएं, लेकिन ये सारा कोर्स जो है रिकॉर्डिंग्स के अंदर वाइंड अप हो जाए। रिकॉर्डिंग्स आपकी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि छोटी छोटी रिकॉर्डिंग्स हों, आप लोगों के ऊपर बर्डन ना हो। दूसरा ये कि आपको जितना भी एक टॉपिक को कवर करने के लिए उसका एक छोटा कॉन्सेप्ट देने के लिए जितना भी थोड़ा-सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, उसको डिक्लेयर करने के लिए, बताने के लिए अपने पेपर के अंदर, वो आपके साथ जो है वो शेयर किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है ये सेमेस्टर बहुत छोटा है और मुझे नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कंप्लीट करने हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, अदरवाइज़ जब से अब स्टैक के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, डिटेल्ड रिकॉर्डिंग्स की हैं, तो अगर सारे जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर इतना ही टाइम लगाया जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपका सिलेबस इतने कम टाइम के अंदर कवर हो जाए। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि फ़लाँ डाटा स्ट्रक्चर है उसकी हमें डिटेल पता होनी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, हम लोग फिज़िकल लेक्चर्स के अंदर उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के हवाले से है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं। याद करें स्टार्ट में मैंने जब आपको टास्क दिया था, असाइनमेंट दी थी मिड टर्म के हवाले से, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि हर एक डाटा स्ट्रक्चर के लिए उस टाइम पे हमने अरे और लिंक लिस्ट को देखा था कि उन डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए आपने मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ बतानी है और मैंने आपसे कहा था कि ये आपको नेट से मिल जाएगी। जिसके अंदर आपको बिग ओमेगा, ठीक है, थीटा और एक मेरे ख्याल स्मॉल ओमेगा होता है, ठीक है। इस तरह के सिंबल्स के साथ जो है वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हमें मिलती हैं जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बड़े ही शॉर्टर वे में जो है वो रिप्रेजेंट करने की काम आती है। आज हम इसी को थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती क्या हैं, ये किस तरीके से बनाई जाती हैं, डिराइव की जाती हैं और फिर उसके बाद नोटिफाई करवाई जाती हैं। स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये डाटा जो है ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट से मैंने ओपन की है उनकी वेबसाइट। यहाँ पे जी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के लिए या एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के लिए आपको मिल जाएगा डाटा। अच्छा जी, अब इसको रीड कर लेते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम रेफर्स टू डिफाइनिंग द मैथमेटिकल फाउंडेशन और फ्रेमिंग ऑफ इट्स रन टाइम परफॉर्मेंस। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम की रेफर करते हैं कि उसकी रन टाइम परफॉर्मेंस क्या है मैथमेटिकली, उसकी बाउंडिंग क्या है, उसकी अपर बाउंड क्या है, उसकी लोअर बाउंड क्या है, उसकी फ्रेमिंग क्या है। अच्छा, अगर मैं अपर बाउंड की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, उसका वर्स्ट केस क्या होगा। मैक्सिमम टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली वो वर्स्ट केस होगा और इसको मैं अपर बाउंड कहूंगी। अगर लोअर बाउंड की बात की जाए तो इसका मतलब ये कि कम से कम टाइम कितना लग रहा है, और आपको पता है अगर कम से कम टाइम लग रहा है तो वो हमारा कौन सा केस होगा, बेस्ट केस होगा। और अगर मैं फ्रेमिंग करूँ कि अपर बाउंड भी मुझे पता चल जाए, लोअर बाउंड भी मुझे पता चल जाए, तो इसको मैं कहूँगी कि ये फ्रेमिंग है और ये उसका एवरेज केस कहलाएगा। समझ आ गई बात की? तो इन चीज़ों को मैथमेटिकली जब हम डिफाइन करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, रन टाइम परफॉर्मेंस को किसी भी एल्गोरिथम की, तो वो क्या कहलाती हैं जी, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस या एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। यूजिंग using an asymptotic analysis, we can very well conclude the best case, average case and worst case scenario of an algorithm। ये हमारा जो है वो मकसद है। asymptotic analysis is input bound। input bound से मुराद ये है कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी जिसके हवाले से हमें पता चलेगा कि ये फंक्शन चलने में कितना टाइम ले रहा है।
बिल्कुल, आप आगे जो हम सीक्वेंशियल सर्च वगैरह देखेंगे या बाकी सारे एल्गोरिदम, तो उसके अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू के ऊपर, किसी ना किसी एक इनपुट के ऊपर हमारा टाइम परफॉर्मेंस जो सी है वो बेस कर रही होगी। इफ देयर इज नो इनपुट टू द एल्गोरिदम, इट्स कैलकुलेटेड टू वर्क इन अ कांस्टेंट टाइम। और अगर कोई इनपुट है ही नहीं तो डेफिनेटली जब एक कांस्टेंट वैल्यू ही मिल रही है, हमेशा उसने कांस्टेंटली ही वर्क करना है, तो क्या होगा, उसकी जो टाइम कंस्ट्रेंट है या उसका टाइम परफॉर्मेंस है वो भी कांस्टेंट ही रहेगी। फिर asymptotic analysis refers to computing the running time of any operation in mathematical units of computation। तो asymptotic annotation या analysis से हम क्या करते हैं जी, computation time को mathematical तरीके से देखते हैं। For example, the running time of one operation is computed as fn। अब ये जो fn है ना, आप याद करें मैथ में जब आप लोग पढ़ते होते तो fn एक फंक्शन होता था। एफ एन की कोई वैल्यू होती थी, या हम लिखते थे एफ एन इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। और हमने जो है वो कुछ करना होता था, एक्स की वैल्यू एंटर करते थे, तो एफ एक्स की कोई ना कोई आंसर निकल आता था। लाइक एक्स की जगह पे अगर टू रखा है तो टू स्क्र प्लस टू प्लस वन, तो फोर प्लस टू प्लस वन, 7 आंसर आ गया। तो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था उसका आंसर 7 आ जाएगा, अगर फंक्शन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन हो और एक्स की वैल्यू 2 हो। समझ आ गई है? अच्छी बात है, नहीं आई तो छोड़ दें, वापस आ जाएं कि इससे हम क्या करते हैं जी, एफ एन के हवाले से एक फंक्शन की कंप्यूटेशन को चेक करते हैं। अच्छा, एंड मे बी फॉर अनदर ऑपरेशन इट इज कंप्यूटेड एज जी ऑफ एन स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एफ ऑफ एन है और एक जी ऑफ एन है जिसके अंदर स्क्वायर। अब ये मर्जी है कि आप किस तरह का जो फंक्शन यूज करें। देखें, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका कोई भी नेम हो सकता है, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। एग्जाम्पल दिया उसने, दिस मीन्स द फर्स्ट ऑपरेशन रनिंग टाइम विल इंक्रीज लीनियरली विद द इंक्रीज इन एन। देखो, अब n की वैल्यू जो है ये बड़ी लीनियर है। अगर 1 है तो उसके अक्रॉस टाइम भी 1 टाइम बढ़ जाएगा। अगर 4 है तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 की जगह 4 आया है, 3 टाइम चीज बढ़ गई है, तो एफ ऑफ एन की वैल्यू भी 3 गुना बढ़ जाएगी। तो इससे हमारा जो ग्राफ बनेगा ना वो एक लीनियर बनेगा कि हमारा x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू भी उसी तरह सबसे बढ़ रही है। लेकिन जी ऑफ एन स्क्वायर में क्या होगा, अगर एक्स की वैल्यू 1 टाइम बढ़ रही है तो या फिर इसको वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर एक्स की वैल्यू 1 टाइम बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू डबल टाइम बढ़ रही है। अगर एक्स की वैल्यू 2 टाइम बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू फोर्थ टाइम बढ़ रही है। तो इससे क्या है जी, हम कहेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक किस्म का एक फंक्शन है, इसमें इंक्रीज हो रही है वैल्यू डबल टाइम। अच्छा, और इसको हम किस तरीके से यूज शो करेंगे जी, एक्सपोनेंशियल के तरीके से शो करेंगे। देखें, एन स्क्वायर है तो इसको हम इसके एक्सपोनेंट में अगर लिखेंगे तो एन और आगे ई और आगे टू लिख देंगे, या जैसे हम लिखते थे एन इंटू टेन टू रेज टू पावर समथिंग, इस तरह से। तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये हमारी एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगी। फिर यूजुअली कौन कौन से हमारे पास केसेस होते हैं, बेस्ट केस होता है मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, एवरेज केस होता है एवरेज टाइम रिक्वायर्ड, एंड वर्स्ट केस क्या होता है जी, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड। अच्छा, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड में हम क्या करेंगे, अपर बाउंड को देखेंगे, और अपर बाउंड को शो करने के लिए हम लोग बिग ओ की नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। फिर एवरेज केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपर एंड लोअर दोनों बाउंडिंग्स का एक फ्रेम बनाएंगे। तो एवरेज केस को शो करने के लिए हम लोग थीटा की नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं। और वर्स्ट केस नहीं, बेस्ट केस में हम मिनिमम टाइम को यूज कर रहे हैं, तो मिनिमम टाइम बेस्ट केस होगा, इसको हम शो करेंगे जी अपने स्मॉल ओ नोटेशन से। इसको स्मॉल ओ ही कहते हैं, नहीं जी, ओमेगा नोटेशन, ठीक है, ओमेगा नोटेशन से। ये हमारी 3 नोटेशंस हो गई हैं। अच्छा, और अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम लिखते हैं ना या याद करते हैं चीज़ों को, तो उसमें यही एक नोटेशन यूज हो रही होती है। तो आम तौर पे आपको ये नोटेशन ही देखने को मिलेगी। और अगर आप इसको डीप तरीके से लिखेंगे अपने पेपर में या फिर अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये डिफरेंट 3 नोटेशंस होती हैं। आम तौर पे ज्यादातर हर एक नोटेशन में भी गो को ही सिंबल को इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है, सिर्फ इस एक सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, द नोटेशन big O n is the formal way to express the upper bound of an algorithm's running time।
अब अपर बाउंड आ गया है तो ये कौन सा केस होगा? ये देखो ये एक पूरा बना हुआ है। ये हमारा एफ ऑफ एन है, सॉरी ये हमारा जी ऑफ एन है एक फंक्शन, और ये हमारा एफ ऑफ एन है जो हमने बनाया है। ठीक है, तो इस एफ ऑफ एन के लिए अगर मैं अपर बाउंड देखूं जो कि जी ऑफ एन से मैं शो कर रही हूँ, जनरल एक फंक्शन के तौर पे शो कर रही हूँ, उसकी अपर बाउंड लिमिट को शो कर रही हूँ। तो अपर बाउंड में मैंने आपको ऊपर अभी क्या समझाया है, ये क्या होता है, कौन सा केस होता है? मैक्सिमम टाइम एंड वर्स्ट केस। तो बिग ओ के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, लॉन्गेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम को देखते हैं, अपर बाउंड को देखते हैं, इस तरह से हम इसको वर्स्ट केस कहते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है जी ओमेगा नोटेशन, इट्स फॉर्मल वे टू एक्सप्रेस द लोअर बाउंड। अब ये एक नॉर्मल फंक्शन था एफ ऑफ एन का, हमने उसकी लोअर बाउंड फंक्शन जी ऑफ एन के साथ उसको जनरलाइज किया है। तो इसके अंदर क्या होगा, बेस्ट केस फाइंड आउट किया जाएगा। बेस्ट केस क्यों है? क्योंकि ये लोएस्ट टाइम ऑफ अमाउंट को या बेस्ट टाइम ऑफ अमाउंट या लोएस्ट टाइम ऑफ अमाउंट को मेजर कर रहा होगा। फिर थीटा नोटेशन में क्या होगा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड का एक फ्रेम बना दिया जाएगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये उसकी थीटा नोटेशन है। कॉमनली जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं, कांस्टेंट में डेफिनेटली एक कांस्टेंट इस्तेमाल होगा, लॉगरिथमिक में लॉग आ जाएगा, लीनियर में एन आएगा। ठीक है, जो एन की वैल्यू जैसे बढ़ेगी वैसे ही वो भी बढ़ता रहेगा। एन लॉग एन के अंदर सेम वही वाली एलिमेंट आ जाएगा। क्वाड्रेटिक में स्क्वायर आ गया है, क्यूबिक में क्यूब आ गया, पोलिनोमियल में इस तरीके की सीरीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो एन की पावर में हमारी नोटेशन चले गई है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, टू की पावर में नोटेशन चलेगी। ये तो ये कुछ हमारी जो कॉमनली यूज होने वाली एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं ये वो हैं। और एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की आपको समझ आ गई होगी। सिंपली सिंपली क्या मकसद है हमारा, हम इससे वेल कंक्लूड कर सकते हैं बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस सिनेरियोस को मैथमेटिकल फॉर्म में। जस्ट ये चीज है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।